जय हिंद दोस्तों। रख बापू भरोसा तेरी हर ख्वाहिश पूरी कर दूंगा। रख बापू भरोसा तेरी हर ख्वाहिश पूरी कर दूंगा। अब की बार सिलेक्शन लेके सितारों वर्दी पहन के पहला सैल्यूट तेरे नाम कर दूंगा। दोस्तों, पॉलिटिकल साइंस का सीरीज चल रहा है और इसी कड़ी में आज हम लोग राष्ट्रपति टॉपिक पर ग्रुप डिस्कशन करने वाले हैं। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है बिकॉज इस टॉपिक से किसी भी एग्जाम में क्वेश्चन जरूर पूछता है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये पॉलिटिकल साइंस का। तो आइए हम लोग आज की कक्षा का आगाज करते हैं। तो क्या आप लोग रेडी हैं? चलिए स्टार्ट करते हैं। तो राष्ट्रपति टॉपिक है जिस टॉपिक का नाम है संघीय कार्यपालिका। तो सबसे पहला सवाल मैं आप लोगों से पूछने वाला हूं, बताइए भारतीय संघ की जो कार्यपालिका की जो शक्ति है वो कार्यपालिका की शक्ति किसमें निहित है? राष्ट्रपति में। बिल्कुल सही। ये अनुच्छेद कितना के अनुसार? अनुच्छेद 53 के अनुसार। बिल्कुल सही। अनुच्छेद 53 कहता है कि भारत की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। बताइए भारत में जो है वो किस प्रकार की व्यवस्था को अपनाया गया है? संसदीय व्यवस्था को अपनाया गया। बिल्कुल सही बात है। ये जो पूरा का पूरा हमारा मंत्री परिषद है ये किसके प्रति उत्तरदायी है? लोकसभा के उत्तरदायी होता है। बिल्कुल सही जवाब है। अपना भारत का जितना पूरा मंत्री परिषद है ये पूरा का पूरा लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बताइए ये राष्ट्रपति जो होता है दोस्तों ये 9 मात्रा का कार्यपालिका है। तो एक्चुअल में वास्तविक प्रधान जो है वो हमारे देश का कौन है? प्रधानमंत्री होता है। चलिए बिल्कुल सही है। देखिए कहा जाता है कि कार्यपालिका का प्रधान जरूर राष्ट्रपति है, लेकिन हमारा जो वास्तविक प्रधान है रियल में जो हमारे देश के जो सबसे प्रमुख होते हैं वो हमारे देश के प्रधानमंत्री पीएम साहब हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत का जो राष्ट्रपति है ये अनुच्छेद कितनों में वर्णित है? 52 अनुच्छेद 52 में वर्णित है। बिल्कुल सही बात है। तो भारत देश का संवैधानिक प्रधान कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। बिल्कुल सही। भारत देश का प्रथम नागरिक किसे कहा जाता है? राष्ट्रपति को। अभी वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति कौन है? चलिए बिल्कुल सही जवाब है। भारत के प्रथम नागरिक राष्ट्रपति को कहा जाता है। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आगे बढ़ते हैं। बताइए राष्ट्रपति पद की जो योग्यताएं होती हैं वो क्या क्या है? क्या एलिजिबिलिटी है? बताइए। बिल्कुल सही जवाब है। देखिए 4 योग्यताएं हैं। सबसे पहले राष्ट्रपति यदि आपको भारत का बनना है दोस्तों 4 योग्यताएं। सबसे पहला भारत का आप नागरिक होने चाहिए। दूसरा 35 वर्ष की आयु पूर्ण होनी चाहिए। आप लोकसभा के सदस्य बनने की आपको जो है ताकत होना चाहिए यानी योग्यता होनी चाहिए। चौथा नंबर बात आप किसी लाभ के पद को नहीं धारण किए हुए हैं। लाभ का पद मतलब सरकारी नौकरी का पद नहीं होना चाहिए तभी आप राष्ट्रपति बन सकते हैं, अन्यथा नहीं। चलिए एक बात है कि यदि राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के पद पर हो और संघ अथवा किसी राज्य की मंत्री परिषद का सदस्य हो तो क्या वह लाभ का पद माना जाएगा? नहीं माना जाएगा। बिल्कुल सही। यानी कोई भी राष्ट्रपति है या उपराष्ट्रपति है उस पद पर होते हुए भी वो राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकते हैं, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बताइए राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए जो निर्वाचक मंडल है ये अनुच्छेद नंबर कितनों में वर्णित है? 54 अनुच्छेद 54 में वर्णित है। बिल्कुल सही। राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है उसमें कौन कौन आदमी भाग लेता है? कहाँ? राज्यसभा के सदस्य, लोकसभा के सदस्य, विधानसभा के सदस्य। बिल्कुल सही। बिल्कुल सही जवाब है। देखिए राष्ट्रपति के निर्वाचन में 3 जगह से आदमी भाग लेते हैं। एक पहला हो गया लोकसभा, दूसरा राज्यसभा और तीसरा विधानसभा। ये जितने भी इसमें निर्वाचित सदस्य होते हैं वो सभी के सभी भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान करते हैं। तो आप लोग बताइए नया में हाल फिलहाल में कहां का आदमी को जो है मतलब कहां के सीट को जोड़ दिया गया है राष्ट्रपति चुनाव में? दिल्ली और पुडुचेरी को जोड़ दिया गया। चलिए बिल्कुल सही जवाब है। दिल्ली और पुडुचेरी विधानसभा का जो मतदाता का सीट में जो उनको जोड़ दिया गया वो भी मतलब मतदान कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। बताइए राष्ट्रपति पद के लिए अगर कोई उम्मीदवार बनना चाहता है तो उसके लिए कितने सदस्य को प्रस्तावक और कितने का अनुमोदक होना जरूरी है? 50। चलिए बिल्कुल सही जवाब है। देखिए राष्ट्रपति पद पर अगर किसी भी व्यक्ति को चुनाव लड़ना है तो सबसे पहला काम उसको 50 गो प्रस्तावक और 50 गो अनुमोदक होना चाहिए, तभी आप उस पद पर खड़ा हो सकते हैं और चुनाव लड़ सकते हैं। बताइए भारत में एक आदमी कितना बार राष्ट्रपति बन सकता है? चलिए बिल्कुल सही। भारत में राष्ट्रपति बनने के लिए कोई निश्चित सीमा नहीं है कि आप कितना बार बनिएगा, अनेक बार आप बन सकते हैं।
चलिए, राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वो किस पद्धति के द्वारा होता है? प्रतिनिधित्व के द्वारा। चलिए, बिल्कुल सही है। देखिए, राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है दोस्तों, वो एक विशेष प्रणाली के द्वारा होता है। ये जिस प्रकार से ये जो है मुखिया जी का चुनाव होता है, ये बिल्कुल भी उस तरह से नहीं होता है। समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली या एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा होता है और ये अनुच्छेद नंबर 55 में कहा गया है। इस अनुच्छेद में 55 नंबर में कहा गया है। बहुत अच्छा। बताइए, राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित यदि किसी प्रकार का भी विवाद हो जाए तो उसका निपटारा कहां पर किया जाएगा? सर्वोच्च न्यायालय में। अगर उस निर्वाचन को अवैध भी घोषित कर दिया जाए तो क्या कार्य अवैध नहीं होगा? उसका जो उनका मतलब बोला गया, उनका जो भाषण होगा सर्वोच्च न्यायालय का, क्या वो अवैध होगा? नहीं होगा। बिल्कुल सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का 5 वर्ष का होता है। यानी जिस तिथि को वो धारण करेगा उसकी 5 वर्ष के बाद। बिल्कुल सही जवाब है। और वो तब तक राष्ट्रपति बनेगा तब तक चलिए, बिल्कुल सही जवाब है। देखिए, नया राष्ट्रपति जो है जब तक न बन जाए तब तक पुराना राष्ट्रपति ही हमारे देश के राष्ट्रपति होते हैं। जब तक वो शपथ नहीं लेगा उस दिन तक पुराने राष्ट्रपति ही अपने कार्यवाहक होते हैं। चलिए, बताइए, पद धारण करने से पूर्व राष्ट्रपति को निर्धारित प्रपत्र पर भारत के मुख्य न्यायाधीश अथवा उनकी उपस्थिति में जो है उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश के सम्मुख शपथ लेनी पड़ती है। कहने का मतलब है कि राष्ट्रपति को शपथ किसके सामने दिलवाया जाता है? अगर वो नहीं है तो किसके सामने? चलिए, बिल्कुल सही जवाब है। राष्ट्रपति को शपथ सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के द्वारा दिलवाया जाता है और अगर वो नहीं है, किसी कारण से अनुपस्थित है, तो फिर सुप्रीम कोर्ट के ही जो वरिष्ठतम न्यायाधीश है उनके सामने शपथ लेनी पड़ती है राष्ट्रपति को। चलिए, आगे बढ़ते हैं। बताइए, भारत की जो समस्त कार्यपालिका की जो कार्रवाई है वो राष्ट्रपति के नाम से ही की जाएगी। अनुच्छेद नंबर कितनों में वर्णित है? तो 77 का 1 ठीक है। और देखिए, 77(3) में कहा गया है कि राष्ट्रपति भारत सरकार का कार्य अधिक सुविधा पूर्वक किए जाने के लिए और मंत्रियों से उक्त कार्य के लिए आवंटन के लिए नियम बनाएगा। अब एक चार्ट है जो कि भारत के राष्ट्रपति जैसे क्रम वाइज बने हैं। राजेंद्र प्रसाद हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति थे, वहां से लेकर नीचे तक एक बार मैं पढ़ देता हूं, आप लोग ध्यान से सुनिए। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, दूसरे डॉक्टर एस राधाकृष्णन यानी सर्वपल्ली राधाकृष्णन, तीसरा डॉक्टर जाकिर हुसैन हुए, चौथा बीबी गिरी हो गए, पांचवा फरुद्दीन अली अहमद हो गए, छठा नीलन संजीव रेड्डी हो गए, सातवां ज्ञानी जेल सिंह हो गए, आठवां आर वेंकट रमन हो गए, नौवां डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा जी हो गए, 10वां नंबर के आर नारायण हो गए, 11 नंबर पर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम हो गए, 12वां नंबर पे प्रतिभा देवी सिंह पाटिल हो गए, 13वां नंबर पर प्रणब मुखर्जी हो गए, 14वां नंबर पर रामनाथ कोविंद हो गए और दोस्तों अभी 15वां नंबर पर श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी हो गए। आप लोग बताइए कि भारत में अभी तक जितने भी राष्ट्रपति बने उसमें कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कितने लोगों ने काम किया और कौन कौन? 3 व्यक्ति ने कार्य किया। कौन कौन बताइए? ज्ञानी जेल सिंह नहीं होगा सर। अच्छा, ठीक है। देखिए ध्यान से, न्यायमूर्ति मोहम्मद हिदायतुल्लाह, बीबी गिरी और बीडी जत्ती। ठीक है, बीडी जत्ती हो जाएगा। चलिए, 3 आदमी जो है कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम किए थे, मोहम्मद हिदायतुल्लाह और हो जाएगा बीबी गिरी और बीडी जत्ती। हाँ, चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत ही अच्छा है। राष्ट्रपति जो है निम्न दशाओं में 5 वर्ष से पहले भी त्याग दे सकता है। यानी सबसे पहला सवाल आप लोगों से ये है कि राष्ट्रपति यदि अपना त्याग पत्र देना चाहे तो वह किसको त्याग पत्र देगा? चलिए, बिल्कुल सही, राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को देगा। तो बताइए, उपराष्ट्रपति जो है जब उसको त्याग पत्र मिल जाएगा तो उपराष्ट्रपति इसकी सूचना सबसे पहले किसको देगा? लोकसभा अध्यक्ष को देगा और लोकसभा अध्यक्ष पूरा हल्ला कर देगा, पूरा जो है बात फैल जाएगा। लोकसभा अध्यक्ष वर्तमान में भारत के कौन है? ओम बिरला जी है। बिल्कुल सही जवाब है। देखिए, राष्ट्रपति को यदि रिजॉइनिंग लेटर देना है यानी अगर उसको त्याग पत्र देना है तो वो उपराष्ट्रपति को देगा। उपराष्ट्रपति लोकसभा अध्यक्ष को बताएंगे और लोकसभा अध्यक्ष प्रधानमंत्री को जानकारी देगा और वहां से पूरा का पूरा मंत्रिमंडल में ये बात फैल जाएगी कि यहाँ पे राष्ट्रपति साहब जो है वो अपना त्याग पत्र दे चुके हैं।
आगे बढ़ते हैं, बताइए राष्ट्रपति को हटाने के लिए कौन सा नियम है अपना देश में? महाभियोग प्रक्रिया के द्वारा, बिल्कुल सही। ये अनुच्छेद नंबर कितनों में? 61। अनुच्छेद 61 बिल्कुल सही जवाब है। और भारत का राष्ट्रपति पर अनुच्छेद मतलब महाभियोग जो है वो एक ही चीज है जिसके बाद आप महाभियोग लगा सकते हैं। वो क्या कम राष्ट्रपति गलती करेगा आप महाभियोग लगाइएगा? संविधान का अतिक्रमण कर देगा। 66 का 2। चलिए बिल्कुल सही जवाब है। एक ही शर्त है, आप राष्ट्रपति को हटा सकते हैं महाभियोग लगा के यदि वो संविधान का अतिक्रमण करता है, अर्थात भारतीय संविधान को सही तरीके से संचालन नहीं करता है, पालन नहीं करता है, भारतीय संविधान के प्रति कर्तव्य निष्ठा नहीं रखता है, तो फिर आप उस पर महाभियोग लगा सकते हैं। अब दोस्तों है महाभियोग की प्रक्रिया। तो हम लोग जानते हैं कि महाभियोग आखिरकार होता क्या है। तो सबसे पहले कोई एक आदमी बताएंगे, चलिए आप बताइए महाभियोग की प्रक्रिया क्या होती है? महाभियोग की प्रक्रिया क्या होती है? जी बताइए। महाभियोग की प्रक्रिया जो है किसी भी सभा से आप उठा सकते हैं। उसमें जो है बहुमत पारित करना होता है 2/3 भाग से। उसके बाद फिर से जब चुनाव होगा तो 1/4 से पारित करना पड़ेगा। और फिर मान लीजिए कि अगर कोई सभा में पहुंचाते हैं तो वहां से फिर 2/3 में पारित होना होगा। उसके बाद पारित होके और 14 दिन पहले इसकी लिखित सूचना राष्ट्रपति को दिया जाएगा। और जब ये प्रस्ताव पारित हो जाएगा तो राष्ट्रपति पर महाभियोग लग गया और उनको हटना पड़ जाएगा। चलिए बिल्कुल सही जवाब है, गजब उत्तर है। देखिए ये जो प्रोसेस इन्होंने बताया ये बिल्कुल सही जवाब है। और महाभियोग की सबसे बड़ी बात है कि ये किसी भी सदन से उठाया जा सकता है। आप लोकसभा से भी उठाइए या राज्यसभा से उठाइए, और वहां पर उनके विरोध में 2/3 बहुमत मिलना चाहिए। और फिर जब दोनों सदनों में ये बात पक्की हो जाएगी तो फिर राष्ट्रपति को उस दिन से दोस्तों हटना पड़ जाएगा अपने पद से, यानी राष्ट्रपति अपने पद से उनको त्याग देना होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, बहुत ही बेहतरीन जवाब है आपका। तो बताइए यदि मान लीजिए कि राष्ट्रपति, देखिए अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन पर हम लोग चलते हैं। सबसे पहले आप लोग ये बताइए कि अगर जो है हमारे देश में राष्ट्रपति का चुनाव जो है, राष्ट्रपति का चुनाव वो कोई राष्ट्रपति पद पर है तो उसी के कार्यकाल के अंदर ही हो जाता है कि बाद में होता है? उसी के कार्यकाल के अंदर ही हो जाता है। बिल्कुल सही। और जब तक नया राष्ट्रपति पद ग्रहण नहीं करता तब तक कौन राष्ट्रपति कम करता है? राष्ट्रपति ही कम करता है। बिल्कुल सही जवाब है। और मान लीजिए देखिए अगर राष्ट्रपति का चुनाव तो कार्यकाल में ही स्टार्ट हो गया, लेकिन किसी कारणवश उसके कार्यकाल की समाप्ति के बाद भी वो प्रोसेस चलता रहा तो कोई दिक्कत नहीं है। जब तक कि नए राष्ट्रपति जो है दोस्तों शपथ ग्रहण नहीं करेंगे तब तक पुराने राष्ट्रपति ही पदभार को ग्रहण करेंगे। और इस अवधि में उपराष्ट्रपति बिल्कुल भी राष्ट्रपति का पद धारण नहीं कर सकता है। ठीक है आगे बढ़ते हैं। अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन पर हम लोग आते हैं। तो सबसे पहले आप लोग ये बताइए कि राष्ट्रपति यदि नहीं है तो राष्ट्रपति के स्थान पर कौन काम करेगा, ये बताइए। और अगर उपराष्ट्रपति भी अनुपस्थित है तो फिर कौन काम करेगा? और चीफ जस्टिस भी अनुपस्थित है तब कौन काम करेगा? चलिए बिल्कुल सही जवाब है। ये प्रोसेस आपको समझना है कि कौन नहीं रहेंगे तो कौन काम करेंगे, ये बहुत ही परफेक्ट बात है। अब आते हैं दोस्तों राष्ट्रपति के वेतन एवं भत्ते पर, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से बनेगा। तो बताइए राष्ट्रपति का मासिक वेतन अर्थात राष्ट्रपति को एक महीने में कितना मंथली वेतन मिलता है? 5 लाख रुपया। बिल्कुल सही, 5 लाख रुपया। दोस्तों एक बात ध्यान रखिए कि वो भारत के सबसे बड़े संवैधानिक प्रधान हैं और हमारे देश में किसी भी आदमी को राष्ट्रपति से ज्यादा वेतन नहीं दिया जा सकता। तो हमारे देश का सबसे अधिक वेतन राष्ट्रपति को 5 लाख मिलता है, उससे ज्यादा किसी को नहीं मिलेगा। आगे बढ़ते हैं, बताइए राष्ट्रपति के क्या वेतन पर इनकम टैक्स लगता है? नहीं रहता। चलिए बिल्कुल सही, इनकम टैक्स फ्री रहता है, उन पर इनकम टैक्स नहीं लगता है। आगे बढ़ते हैं, बताइए राष्ट्रपति को क्या निःशुल्क आवास मिलता है? और चलिए सारे वेतन भत्ते फ्री होते हैं, बिल्कुल सही बात है। कोई चीज की कमी नहीं होता है, 1 भी रुपया उनको कम नहीं किया जा सकता है। चलिए राष्ट्रपति जो है, राष्ट्रपति का पेंशन यानी मान लीजिए वो अपने पद से रिटायर्ड हो गए तो उनको पेंशन कितना मिलेगा? 18 लाख साल मिलेगा, 1.5 लाख महीनों मिलेगा। बिल्कुल सही जवाब है। तो बहुत ही बेहतरीन जवाब है। 1.5 लाख का जो है महीनों उनको राष्ट्रपति जी को जो है वो पेंशन मिलता है जब वो पद से हट जाते हैं, जब अवकाश प्राप्त कर लेते हैं। तो अब है राष्ट्रपति के अधिकार एवं कर्तव्य। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं। तो नियुक्ति संबंधी अधिकार पर हम लोग आते हैं। बताइए भारत का राष्ट्रपति भारत के कौन कौन पद को जो है ग्रहण करवाता है, शपथ दिलवाता है या उसको जो है
नियुक्त करता है। तो बोलिए 2-4 पद का नाम बताइए। भारत का प्रधानमंत्री, भारत का मुख्य न्यायाधीश, उसके बाद लोकसभा अध्यक्ष, बहुत सारा यूपीएससी के अध्यक्ष, बोलते जाइए, मोहन न्यायवादी, अनुसूचित जनजाति क्षेत्र के अध्यक्ष, उसके बाद अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष को, भाषा आयोग के अध्यक्ष को। चलिए बिल्कुल सही है। देखिए नियुक्ति कर, बिल्कुल बहुत ही बेहतरीन जवाब है आप लोग का। देखिए जितने भी पद आपको नजर आते हैं, चाहे नियंत्रक हो, महालेखा परीक्षक हो, महान न्यायवादी हो, राज्यपाल हो, एम्बेसडर हो, भारत के प्रधानमंत्री, अन्य जितने भी मंत्रिमंडल के सदस्य हैं, यूपीएससी के अध्यक्ष, जितने भी मतलब इंपॉर्टेंट फैक्टर है, चीफ जस्टिस, जितना भी चीज है, सभी की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है। ज्यादा से ज्यादा पद राष्ट्रपति के द्वारा ही नियुक्त की जाती है, ये आपको ध्यान रखना है। तो अब आगे बढ़ते हैं, विधायी शक्ति के बारे में हम लोग थोड़ा सा जानते हैं कि आखिरकार कानून बनाने में जो है क्या क्या उनकी शक्ति काम करता है। तो बताइए, संसद के सत्र को बुलाना और संसद के सत्र को खत्म करने का क्या जो है क्षमता है राष्ट्रपति के पास? यही कर सकता है। बिल्कुल है, सही बात है। आगे बढ़ते हैं, बताइए सदन के दोनों सदनों को मिलाकर के सम्मिलित रूप से क्या वो भाषण दे सकते हैं? बिल्कुल दे सकते हैं। चलिए, लोकसभा के लिए प्रथम सत्र में जो है, प्रथम सत्र का जब आरंभ होता है तो वो सम्मिलित होकर अभिभाषण देते हैं। ठीक है, संसद के द्वारा विधेयक जो है कब पारित होगा? जब राष्ट्रपति सिग्नेचर करेंगे तभी ये कोई कानून बनेगा, जब राष्ट्रपति सिग्नेचर करेंगे तभी ये। ठीक है, और कोई भी नया राज्य का निर्माण करना है और वर्तमान के राज्य में कोई परिवर्तन करना है तो ये भी परिवर्तन राष्ट्रपति से किया जाएगा। चलिए बिल्कुल, संचित निधि से जो रुपया निकाला जाएगा वो भी सब राष्ट्रपति से ही पूछ कर होगा। ठीक है, राज्य के हित में जो भी जुड़े हुए हैं सब विधेयक पर इनका ही हस्ताक्षर होगा। देखिए, देखा जाए, एक बात कह देते हैं कि जितना भी लगभग कानून बनता है, सभी के सभी कानून जो हैं राष्ट्रपति जी के हस्ताक्षर के बाद ही दोस्तों वो एक कानून बनता है, बाकी विधेयक रह जाता है। ठीक है, तो ये बात है। और दोनों सदनों की वो बुला सकते हैं, अध्यक्षता कर सकते हैं, बैठक कर सकते हैं, अभिभाषण कर सकते हैं, ये सब उनके पास शक्ति जबरदस्त तरीके से मिलती है। और किसी भी अनुदान की मांग राष्ट्रपति के सिफारिश पर ही की जाएगी, यानी किसी प्रकार का आप जो संचित निधि से रुपया निकालेगा आदमी तो वो राष्ट्रपति से पूछने के बाद ही निकाला जाएगा, अन्यथा नहीं निकाला जाएगा। संसद सदस्यों के मनोनयन का भी अधिकार है। आप बताइए, लोकसभा में राष्ट्रपति कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? लोकसभा में 2 करता है, लेकिन उसको कैंसिल कर दिया गया। लोकसभा में 2, बिल्कुल सही बात है। लोकसभा में 2 सदस्यों को मनोनीत करता था, जो कि आज संविधान संशोधन के तहत खत्म कर दिया गया है। अब बताइए, राज्यसभा में कितने सदस्यों का मनोनयन? जो कि साहित्यकार होते हैं, जो कि समाज, कला, विज्ञान, वाणिज्य, समाचार पत्र से आते हैं, अग्रणी रहते हैं। चलिए बिल्कुल सही जवाब है। लोकसभा में 2 जो कि डिलीट हो चुके हैं, और राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करता है राष्ट्रपति, जो कि साहित्य, ज्ञान, विज्ञान, कला इत्यादि के क्षेत्र में प्रख्यात होते हैं, बहुत बेहतरीन जानकारी उनके पास रहता है, तो उनको डायरेक्ट मनोनीत कर दिया जाता है। अब है अध्यादेश जारी करने की शक्ति। अध्यादेश राष्ट्रपति जारी करेगा, अनुच्छेद कितनों के अनुसार? 127 के अनुसार। 127 के अनुसार, बिल्कुल सही। देखिए, अध्यादेश क्या होता है कि मान लीजिए संसद का सदन नहीं चल रहा है और उस वक्त कोई आकस्मिकता में कानून बनाने की आवश्यकता पड़ गई तो राष्ट्रपति खुद से एक नया कानून लाएगा हस्ताक्षर करके, और उसी को हम अध्यादेश कहेंगे। वो मानना पड़ेगा जब तक संसद का सदस्य स्टार्ट ना हो जाए, और वो स्टार्ट होने के बाद कितने सप्ताह तक दोस्तों काम करेगा? 6 सप्ताह तक, 42 दिन। बिल्कुल सही जवाब है, 6 सप्ताह 42 दिनों तक वो मान्य होगा, और उसके बाद यदि फिर से दोनों सदनों में उसकी यदि वो पास हो जाता है तो वो बिल पारित होगा, अन्यथा उस बिल को कैंसिल कर दिया जाएगा। आगे बढ़ते हैं, सैनिक शक्ति। तीनों सेनाओं का कमांडर इन चीफ। जी हाँ, हमारे भारतीय देश में 3 प्रकार के सेना है, इंडियन एयरफोर्स है, इंडियन आर्मी और इंडियन नेवी है। तीनों सेनाओं के कमांडर इन चीफ कौन होते हैं? राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। बिल्कुल सही जवाब। तीनों सेनाओं के सर्वोच्च कमांडर हमारे देश के राष्ट्रपति होते हैं। तीनों सेनाओं के प्रमुख जो है हमारे देश के राष्ट्रपति होते हैं दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, राजनीतिक शक्ति भी इनके पास है, यानी दुनिया की किसी कोई भी देश का बैठक होगा, कोई भी समझौता होगा तो राष्ट्रपति सिग्नेचर के बाद ही वो समझौता पूरा होगा। क्षमादान की भी शक्ति है इनके पास, यानी दुनिया का जो है, मान लीजिए भारत में जितना भी आदमी है, एक ही आदमी है जिनके पास फांसी रुकवाने की भी जो है क्षमता है, तो वो किनके पास? राष्ट्रपति के पास। बिल्कुल सही। 4 प्रकार की इनके पास क्षमा करने की शक्ति है। कौन कौन बोलिए? लघुकरण, देखिए बिल्कुल सही, क्षमा है, प्रविलंबन है, परिहार है और लघुकरण है, यानी कठोर से कठोर सजा को ये कम कर सकते हैं। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि ये फांसी की सजा को जो है डायरेक्ट रुकवा सकते हैं। तो ये इनके पास जो है एक अद्वितीय शक्ति है जो कि किसी के पास नहीं है। आगे बढ़ते हैं, एक बात आप बताइए कि कोई आदमी को फांसी पड़ने वाला है
और वो एक बार जो है राष्ट्रपति के सामने अपना याचिका दायर करता है और वो अगर दावा खारिज हो जाए तो क्या उसको मृत्यु दंड से रोका जाएगा? बिल्कुल नहीं रोका जाएगा। नहीं रोका जाएगा। यानी दोबारा आप जो है प्रस्ताव को नहीं दे सकते। बिल्कुल सही। अगर फांसी होने वाला है किसी को और वो एक बार राष्ट्रपति के पास प्रस्ताव दीजिए, अगर फेल हो गया तो आपको भगवान भी रोक नहीं सकते हैं फांसी दिलवाने से, क्योंकि अब कोई नहीं रोक पाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रपति को कुछ आपातकालीन शक्ति है, तो सबसे पहले ये बताइए आपातकाल की चर्चा भाग नंबर कितनों में किया गया है? भाग 18 अनुच्छेद कितनों से 352 से 360 आपात कितने प्रकार? 3 प्रकार के। कौन कौन? राष्ट्रीय आपात 352 और फिर राष्ट्रपति शासन राष्ट्रपति शासन 356, वित्तीय आपातकाल 360। चलिए बिल्कुल सही जवाब, बहुत ही बेहतरीन जवाब है। राष्ट्रपति ही जो है दोस्तों, राष्ट्रपति ही जो है हमारे देश में आपातकाल लागू करने की शक्ति है राष्ट्रपति के पास। राष्ट्रीय आपातकाल किन परिस्थिति में लगती है? 2-3 जब परिस्थिति सशस्त्र सेना हो जाता है, अपने में विरोध हो जाता है, तो बाह्य आक्रमण हो या सशस्त्र विद्रोह हो तो फिर चलिए बिल्कुल सही बात है। हाँ बिल्कुल एकदम। और किसी भी राज्य में संवैधानिक तंत्र असफल हो गया तो कौन सा लगेगा? तो राष्ट्रपति शासन 56 के तहत। फाइनेंशियली कहीं प्रॉब्लम है तो कौन सा? वित्तीय 360 के तहत। चलिए बिल्कुल सही। और वित्तीय आपातकाल का समय कितना माह का होता है? 2 माह से ज्यादा नहीं। 2 माह से ज्यादा नहीं होगा। बिल्कुल सही जवाब है। आइए आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रपति किसी सार्वजनिक महत्व के प्रश्न पर उच्चतम न्यायालय से परामर्श कितनों अनुच्छेद के तहत लेगा? अनुच्छेद 143 के तहत लेगा और 143 मानने के लिए बाध्य नहीं है। बिल्कुल सही बात है, मानने के लिए बात नहीं है, लेकिन परामर्श 143 के अंतर्गत लेगा। अध्यादेश 123 और परामर्श 143। आगे बढ़ते हैं। बताइए राष्ट्रपति किसी भी विधेयक पर अनुमति देने या न देने का भी निर्णय ले सकता है, यानी उसके पास जो है प्रोसेस है। राष्ट्रपति जो है किसी भी विधेयक को या तो सिग्नेचर करके कानून बना देगा या तो उस पर जो है डायरेक्ट उसको दोबारा जो है कहेगा कि आप इस पर पुनः विचार करने के लिए सदन में भेज देगा, और तीसरा एक जैवी वीटो का इस्तेमाल कर सकता है। तो दोस्तों सबसे पहले आप लोग ये बताइए कि अभी तक हमारे देश में जितने भी राष्ट्रपति हुए उसमें से ऐसे कौन प्रथम राष्ट्रपति थे जिन्होंने जेबी वीटो का इस्तेमाल किया और किस मुद्दे पर और कब किया था? बताइए। यानी जेल सिंह ने किया प्रयोग डाक विभाग डाक संशोधन अधिनियम पर किए थे, 1986 ईस्वी में किए थे। ठीक है ना, 1986 नहीं होगा, हाँ 1986 होगा। ठीक है 1986 ही होगा। तो ये बात एकदम ध्यान रखना है कि अभी तक हमारे देश में जेबी वीटो का इस्तेमाल केवल और केवल ज्ञानी जेल सिंह ने किया था। बताइए भारत के जो राष्ट्रपति हैं वो संघ वित्त आयोग की सिफारिश, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन और राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग के प्रतिवेदन को संसद के पटल पर रख सकता है। बिल्कुल सही बात है। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि लगातार बैक टू बैक कितना बार? 2 बार रहे थे। बिल्कुल सही जवाब है दोस्तों। अभी तक सबसे अधिक समय तक राष्ट्रपति के पद पर राजेंद्र प्रसाद ही रहे थे। आगे बढ़ते हैं। बताइए लगातार जो है 2 बार उपराष्ट्रपति और 1 बार राष्ट्रपति बनने वाले कौन? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। बिल्कुल सही जवाब है। पहले भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति भी यही थे और उसके बाद पहले उपराष्ट्रपति और दूसरे राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन बन गए। बताइए केवल और केवल एक ही आदमी थे जिनको दूसरे चक्र की मतगणना करनी पड़ी थी, यानी हम लोग जानते हैं कैसे जो है अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली किया जाता है। तो सेकेंड राउंड वोटिंग का सिस्टम जो है पहली बार कौन आदमी चुनाव लड़े थे? उनके बीबी गिरी। बिल्कुल सही जवाब है। बीबी गिरी को सेकेंड राउंड वोटिंग हुआ था और किसी भी आदमी में नहीं। आगे बढ़ते हैं। बताइए एक बार चुनाव में वो व्यक्ति हार गए, लेकिन जब वो दोबारा निर्विरोध रूप से राष्ट्रपति बने तो निर्विरोध रूप से राष्ट्रपति चुने जाने वाले भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? नीलम संजय रेड्डी। बिल्कुल सही। अभी तक जितने भी 15 राष्ट्रपति हुए दोस्तों, लेकिन एकलौते एक महान व्यक्ति हुए जिनको निर्विरोध रूप से, उनके विरोध में कोई आदमी खड़ा ही नहीं हुआ, वो एकलौते भारतीय नीलम संजय रेड्डी जी थे। आगे बढ़ते हैं। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। बिल्कुल सही। भारत की प्रथम महिला प्रतिभा देवी सिंह पाटिल राष्ट्रपति हुए। अभी भारत की जो है प्रथम महिला जो है ये क्या कहता है? आदिवासी महिला राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू जी है। बिल्कुल सही जवाब है। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको बहुत ही ज्यादा मजा आया होगा, शानदार लगा हो, फैंटेस्टिक लगा होगा। हम लोगों ने इस टॉपिक को बहुत ही बेहतरीन ढंग से तैयार किया और आप लोगों के सामने जो है रखने का प्रयास किया। उम्मीद करते हैं हमारा ये प्रयास आपको अच्छा लगा होगा। दोस्तों अच्छा लगता है तो आप वीडियो को शेयर कीजिए अधिक से अधिक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए कि जो है आपको ये ग्रुप डिस्कशन कैसा लग रहा है, और अधिक से अधिक शेयर कीजिए, तभी हमें अच्छा लगेगा, मैं मोटिवेट हो जाऊंगा नेक्स्ट वीडियो को बनाने के लिए। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।